हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें हम अब तक कर चुके हैं कि बॉडी डिफेंस क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर मेडिकल चेकअप क्या होता है। अब हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं वैक्सीनेशन देने के, अर्ली चाइल्डहुड से लेके 10-12 ईयर तक के, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी और डिजीज़ नहीं लग पाएंगी। उनको सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इट हैज़ बीन started above, prevention is better than cure, and immunization program can go a long way in preventing disease. Some of the diseases that can be prevented through an immunization program are chickenpox, measles, whooping cough, polio, diphtheria, tetanus and tuberculosis. वो कह रहे हैं कि क्या होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बीमारी से बचने के लिए पहले ही अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेना, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारी वैक्सीनेशन बनाई गई हैं और वो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से देनी स्टार्ट कर दी जाती है। और उनमें कौन कौन से हैं जिनको हम पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिन चीज़ों की, चिकन पॉक्स होता है यानी छोटी माता बोलते हैं जिसे, मेसल मतलब खसरा, वॉपिंग कॉफ काली खांसी, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस वगैरह टीबी बोलते हो जिसको। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम पहले से ही क्योर कर रख सकते हैं, मतलब वो बीमारी हमें ना हो, हम ऐसी पहले ही अपने अंदर हार्ड इम्यूनिटी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि vaccination against these diseases is done during infant and early childhood. However, immunization has to be planned according to the needs of a country or the prevailing condition. However, it is important to note that immunization is a mean of protecting the health of the greatest number of people. वो कहते हैं कि हमें बचपन से ही, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जन्म से ही आप कह सकते हो कि इन चीज़ों का प्रोग्राम स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे में जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो इम्यूनिटी है उस सिचुएशन को हैंडल करने की जो पावर है, जिस टाइम उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो पहले से ही हो जाए। और उस एक उसने कहा है कि हमारे देश में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट भी कर रखे हैं। अब जो हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं उनके लिए पीछे नीचे लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी, हम उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। नेशनल इम्यूनिटी शेड्यूल जो दिया गया है, इस शेड्यूल को आप स्टार्टिंग से देखिए। सबसे ऊपर दिया है इन्फेंट्स, फिर चिल्ड्रंस और सबसे नीचे दिया है इन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर हम सबसे नीचे को ही पहले लेते हैं, क्योंकि बच्चा पहले इन्फेंट नहीं होता, पहले वो प्रेग्नेंट वुमेन के पास ही होता है। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है उस टाइम पीरियड से ही बेबी में वैक्सीनेशन डालनी स्टार्ट कर दी जाती है उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो उस टाइम पे जब मतलब वीमेन प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चा है वो माँ के पेट में होता है, उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया जाता है उसे टेटनस 1, टेटनस 2, टेटनस 3 देने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ टाइम बाद ही उसे BCG का इंजेक्शन लग जाता है, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर भी उसे लगवा दिया जाता है, ठीक है। फिर वो 6 वीक्स का होता है तब लगवाया जाता है BCG का। फिर 10 वीक्स ओल्ड में DPT, PV मतलब पोलियो। वो आगे उसकी एब्रीवेशंस मैं दूंगी, इन सब की एब्रीवेशंस अगले पेज पे होंगी, आप उनको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 14 ईयर्स में भी DPT लगता है। फिर 9th मंथ में मेसल का जो खसरा निकलता है उसका लगता है। चिल्ड्रंस को फिर 16 to 24 मंथ्स, यानी कि जब वो 2 साल का होता है उससे पहले कई सारे और इंजेक्शंस लगते हैं। 5 से 6 साल के बीच में DT लगता है, ठीक है। 10 ईयर में एक टाइफाइड का लगता है, TT लगता है। 16 में भी टाइफाइड का भी लगता है, TT भी लगता है। तो इस टाइप से पूरी प्रिकॉशंस दी जाती हैं बच्चों को, और ये प्रोग्राम्स हमारे नेशनल लेवल पे स्टार्ट कर रखा है, यानी कि कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में बच्चे को इंजेक्शन लगना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। जो मैं पीछे आपको इंजेक्शंस के नाम पढ़ा रही थी उनकी एब्रीवेशन यहाँ पे दी गई है। BCG मीन्स बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन, ठीक है। और PV मीन्स पोलियो की वैक्सीनेशन। फिर DPT मीन्स डिप्थीरिया, प्यूटिसिस होती काली खांसी जिसे बोलते हैं ना, और टेटनस की। DT मीन्स डिप्थीरिया और टेटनस। फिर टेटनस
टॉक्साइड्स की, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी अच्छा ये तो हुई गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। इसके अलावा हम लोग इसमें प्राइवेट सेक्टर में और भी ज़्यादा लगती हैं। प्राइवेट अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन वो लोग लगाने की रखते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होती है, जैसे मतलब आजकल जो बहुत सारी अदर साइड बाई साइड बीमारियाँ चली हुई उनसे बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो पहले से ही रिच पर्सन तो इजीली करवा ही लेते हैं वो काम, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, पढ़ते हैं, यस, इसमें कहा है फॉर इम्यूनाइजेशन टू बी इफेक्टिव द चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड टू एन एज व्हेन दे कैन बेनिफिट फॉर इट। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे को जिस एज ग्रुप में, पीछे आपने देखा था ना ये एज ग्रुप दिखा रखा है, तो अगर जिस एज ग्रुप में बच्चे को जिस इंजेक्शन को लगना है वो उसी टाइम पीरियड में लगे तो बहुत अच्छा होता है। इससे उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और सही होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। यानी कि इससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकती है। उसने कहा है इन ऑर्डर दैट द चिल्ड्रन कैन वैक्सीनेटेड एट द राइट टाइम that is before their exposure of any infection, the proposed immunization schedule should be followed। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से आप टाइमली इंजेक्शंस लगवाते हो, वैक्सीनेशंस लगवाते हो, तो क्या होता है कि बच्चे में आप ये कह सकते हो कि बाद में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो नेक्स्ट बताया है यहाँ से इन्होंने बताया है कि जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो शेड्यूल बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे में वैक्सीनेशन लगे। पहला इन्होंने बताया द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी फॉलोड एज फॉर एज पॉसिबल, उसी तरह से करना चाहिए जैसा इन्होंने दे रखा है उसी टाइम पीरियड में। उसके बाद सेकंड बात इन्होंने कही है कि देयर शुड बी ए गैप एटलीस्ट, हाँ अगर आपको एक इंजेक्शन लगा है तो एक वैक्सीनेशन लगी है तो दूसरे वैक्सीनेशन में कम से कम 1 महीने का गैप होता है, यानी एक डोज दी है तो दूसरे डोज के लिए 1 महीने का गैप देना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात इन्होंने जो कही है वो ये कि यस, इन्होंने थर्डली कहा है कि मिल्ड फीवर सॉरी, अगर बच्चे को आपने फर्स्ट टाइम कोई इंजेक्शन लगवाया है, कोई वैक्सीनेशन लगवाई है, उसको कुछ फीवर हो गया है या उसे कफ हो गया है या कोल्ड है या डायरिया हो गया यानी लूज मोशन वगैरह हो गए हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें इंजेक्शन ना लगवाएं, बल्कि हमें इंजेक्शन लगवाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बच्चे को ले जाते हैं और वो बेबी क्योंकि कमज़ोर होता है तो उसे फीवर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी डोज लगने की टर्न आती है कि मतलब अब उसका टाइम पीरियड आ गया है अगला मेसल का या किसी चीज़ का इंजेक्शन लगाने का, तो वो उसे लेके नहीं जाते, सोचते हैं कि उस इंजेक्शन से ही बेबी बीमार हुआ था या उसे बुखार हुआ था। ऐसी कंडीशन नहीं है, वो इसीलिए है ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। एंड द लास्ट इज इफ़ सेकेंड और थर्ड डोज ऑफ एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ डिले, अगर किसी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सेकंड और थर्ड डोज जो है वो डिले हो जाती है देन देयर इज़ नो नीड टू रीस्टार्ट, तो उसे दोबारा से रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो शेड्यूल डिले हुआ है हम उसे ही दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीच में आपकी किसी कारण से किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी से मिस हो जाती है, आप बीच में उसको नहीं करवा पाते हैं वैक्सीनेशन, तो आपको दोबारा उसे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या होती है? बूस्टर डोज का मतलब है जो डोज आप दे रहे हैं अब तक इम्यूनिटी बढ़ाने की उससे एक्स्ट्रा डोज देना, ठीक है। एक्स्ट्रा इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जो हमने नॉर्मल डोज देते हैं वो कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी को ठीक रखती हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक इम्यूनिटी को बना कर रखती हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो बूस्टर डोज देंगे तो उसके बाद और अच्छी बेटर हमें देखने को रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बूस्टर डोज के बारे में दे रखा है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ थ्रू बूस्टर डोज इज़ क्विकली एंड इन द ग्रेटर नंबर। बूस्टर डोज के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती हैं या बेबी के शरीर में बन रही है वो बहुत क्विकली बनती हैं और वो ज़्यादा टाइम तक भी स्पेंड रहती हैं। ड्यू टू बूस्टर डोज एंटीबॉडीज़ रिस्पोंड इन मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नॉर्मली हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद
ख़त्म हो जाती हैं अपने आप से, फिर नई एंटीबॉडीज़ बनती हैं। बट बूस्टर डोज ऐसी है जिससे कि ज़्यादा टाइम तक एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की मॉर्टेलिटी रेट किस तरह से चल रही है, यानी मृत्यु दर जो है वो इंडिया की किस तरह से चल रही है। ओके, टिल देन थैंक यू।